नमस्कार, जेच एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। अक्टूबर का महीना बीत चुका है, नवंबर आ चुका है और आपके बीपीएससी प्रीलिम्स का काउंटडाउन शुरू हो गया है। काउंटडाउन अर्थात उल्टी गिनती, और उस उल्टी गिनती में अब अगर हम लोग देखें तो अब 45 दिन से भी कम रह गया है। अगर आप देखेंगे तो 40 दिन से भी कम रह गया। अगर उसमें हम लोग ट्रैवल को जोड़ दे, अदर कोई ना कुछ होगी ही, थोड़ा फेस्टिवल्स का भी बीच में सीजन है, कुछ और भी चीजें हैं, उन सबको मिला दे तो मुझे लगता है कि 40 दिन से भी कम रह गया है। और इस 40 दिन में अब हमारी तैयारी अंतिम दौर में है। अब इस बात का अफसोस नहीं होना चाहिए कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, या अब कोई नया स्टडी मटेरियल इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक वो सब्जेक्ट है जो निरंतर चलेगी और वो है करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स की जो अक्टूबर में अब घटना जो हुई है उसको तो आप नवंबर में कवर करेंगे ही। नवंबर के में कवर करने के साथ ही जो नवंबर में जो घटनाएं होंगी उसको आप दिसंबर के फर्स्ट वीक तक कवर करके फाइनल करके जाएंगे, ताकि आयोग में ये अभी तक आयोग नहीं बताएगा आपको कि वो 15 नवंबर तक के लेंगे या पूरा नवंबर तक के क्वेश्चंस को लेंगे करंट अफेयर्स का। लेकिन ये बात तो है कि आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, बीपीएससी का इतिहास रहा है कि वो 15-20 दिन पहले से के भी न्यूज को पूछा हुआ है। तो उस हिसाब से अगर 13 तारीख को आपकी एग्जाम होती है तो हमें पूरा नवंबर कवर करके जाना है, आधा अधूरा तैयारी नहीं। ठीक है, हो सकता है नवंबर से एक दो क्वेश्चन और आ जाए। तो करंट अफेयर, चूंकि मेरे पास तो बहुत समय नहीं था तो मैंने नेशनल इंटरनेशनल तो नहीं कराए, लेकिन जो मेरा बिहार कमिटमेंट है, जो बिहार करंट अफेयर्स का, तो उसी प्रोसेस में आइए हम लोग देखते हैं। 3 बड़ी घटनाएं ऐसी है, बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं है, बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अक्टूबर 2024 में क्या क्या घटनाएं हुई है बिहार में, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो है वो बिहार में एक लंबे समय के बाद कोई बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट कंडक्ट किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, और वो स्पोर्ट्स इवेंट जो है वो है वुमेन्स एशियन ट्रॉफी चैंपियंस ट्रॉफी, यानी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी। और महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की यदि हम लोग बात करें तो इसका आयोजन जो है वो इसका आयोजन राजगीर में किया जा रहा है। और राजगीर में जो इसका आयोजन किया जा रहा है वो डेट है इसका, यदि हम लोग इसके डेट की बात करें तो वो डेट है 11 से लेकर के 20 नवंबर के दौरान इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इस चैंपियनशिप की यदि हम लोग बात करें तो इस चैंपियनशिप का मस्कट यदि हम लोग देखें तो अभी हाल ही में जारी किया गया है। ये देख लीजिए, सारा सूचना आप लोग देख लीजिए। तो ये दरअसल हॉकी का एक चैंपियनशिप है महिलाओं का, और इसमें एशियाई जो टॉप की टीमें होती है, एशिया की जो टॉप टीमें होती है वही इस चैंपियनशिप में भाग लेती है। तो महिला एशियाई जो चैंपियंस ट्रॉफी है, ये चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी की चैंपियंस ट्रॉफी है, जिसका आयोजन बिहार में होगा। देखिए, आमतौर पर हॉकी का आयोजन अगर आप देखेंगे तो भारत के दूसरे राज्यों में होता था। पिछले दिनों आप देखेंगे तो उड़ीसा एक बहुत बड़ा सेंटर बनकर के उभरा था, जहां पे वर्ल्ड कप हॉकी के भी आयोजन किए गए थे। अब धीरे धीरे बिहार में भी बड़ी बड़ी खेल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और धीरे धीरे एक माहौल बदल रहा है। ठीक है, तो राजगीर में इसका आयोजन किया जाएगा, और राजगीर में जो इसका आयोजन किया जाएगा वो 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 के बीच बिहार के राजगीर में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की हॉकी की प्रतियोगिता होगी। अब अक्टूबर में इससे रिलेटेड क्या चीजें हुई है, तो अक्टूबर में इसके लोगो जारी किए गए हैं, और अक्टूबर में इसके शुभंकर यानी मस्कट जारी किया गया। जो शुभंकर या मस्कट जो होता है वो एक पुतला की तरह होता है, जो किसी न किसी एक थीम पर, किसी न किसी एक स्पेशल विषय पर आधारित होता है। तो इस बार यदि देखेंगे जो बिहार में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, महिला चैंपियंस ट्रॉफी, जो एशियाई महिला चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, उसको लेकर के अक्टूबर में बिहार के मुख्यमंत्री ने महिला एशियाई जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके लिए लोगो भी उन्होंने जारी किया और शुभंकर भी जारी किया। ठीक है, शुभंकर किसी जीव को या किसी पुतले को बनाया जाता है जो प्रतीक होता है, किसी न किसी एक खास इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। तो इसके और लोगों को भी जारी किया गया, और दोनों को जारी किया गया। और शुभंकर जो है 2024 के जो राजगीर में आयोजित किया जाएगा महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, उसका शुभंकर गुड़िया को बनाया गया है। गुड़िया दैट इज डॉल। ठीक है, गुड़िया यानी डॉल को इसका शुभंकर बनाया गया है। और लोगों में अगर बात करें तो महाबोधि वृक्ष जो बोध गया में स्थित है, जो प्रतीक है महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का, ठीक है, एक गवाह रहा है, उसी प्रतीक को यहाँ पे बनाया गया है लोगों के रूप में। तो ये देख लीजिए,
तीन चीजें निकल करके सामने आएगी। एक तो महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन बिहार में कहाँ पे किया गया था, तो राजगीर में किया गया था। कब से कब किया गया था, तो 11 से 20 नवंबर के 2024 के बीच किया गया था। उसके बाद इसका लोगो क्या था, तो इसका जो लोगो है वो महाबोधि वृक्ष था। और इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर जो है वो गुड़िया को इसका शुभंकर बनाया गया था। तो ये देखिए, ये गुड़िया इस तरह का एक बनाया गया है, ठीक है, एक बर्ड से मिलता जुलता चेहरा है, देख लीजिए आप लोग ध्यान से। और उसके बाद जाकर के गौरैया चिड़िया से मिलता जुलता गुड़िया है ये। और ये एक मिक्स रूप है, पुतला का और गौरैया चिड़िया का एक मिक्स रूप है, जिसको गुड़िया नाम दिया गया है। और इसको इसका मस्कट यानी शुभंकर बनाया गया इस महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो बिहार में आयोजित की जाएगी। और उसके अलावा वो महाबोधि वृक्ष जो बिहार का प्रतीक है कि बिहार, ये देख लीजिए महात्मा बुद्ध भी बैठे हुए ध्यान मुद्रा में दिख रहे हैं आपको, तो इसको प्रतीक बनाया गया, इसको लोगो के रूप में मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जारी किया गया। अब इस चैंपियंस एशियाई महिला चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में अगर हम लोग जान ले तो ये 2 साल पे आयोजित किया जाता है। ये कि फील्ड हॉकी है। कई छात्रों को लगेगा कि फील्ड हॉकी क्या होता है। दरअसल दुनिया में हॉकी जो है वो 2 प्रकार से खेला जाता है। एक खेला जाता है जो नॉर्मल, जो ग्रास वाला, जो वो होता है घास वाला नॉर्मल जो ट्रैक होता है, या आप कह लीजिए फील्ड होता है, मैदान होता है, उस पर खेला जाता है। और दूसरा बर्फ के मैदान में खेला जाता है, उसको आइस हॉकी कहते हैं। जब जिन क्षेत्रों में जब नॉर्थ पोल के आसपास बर्फ जम जाता है तो वहां पे उत्तरी गोलार्ध में कुछ देशों में बर्फ के जो एकदम से प्लेन ट्रैक होते हैं तो उसके ऊपर भी हॉकी खेला जाता है, उसको आइस हॉकी कहते हैं। हालांकि वो उष्णकटिबंधीय देश में नहीं होता है, वो शीतोष्ण या शीत कटिबंधीय देश में होता है। यहाँ पे ये एक फील्ड हॉकी प्रतियोगिता है जो राजगीर में होगी। और यदि हम लोग देखें तो इसमें एशियाई जो हॉकी महासंघ है, एशियन हॉकी फेडरेशन है, उसकी जो टॉप की 6 टीमें होती है, महिला टीमें, वो इसमें भाग लेती है। और हर 2 साल पे ये प्रतियोगिता होती है। तो इस बार भारत को इसका मिला हुआ है मेजबानी। और भारत में भी किसको मिला है, बिहार को मिला है मेजबानी। और बिहार को के पास एक सुनहरा मौका है कि इस हॉकी प्रतियोगिता को देखने के लिए देश विदेश से जो दर्शक आएंगे वो बिहार को एक्सप्लोर करेंगे और बिहार के अलग अलग क्षेत्र के उसको जान पाएंगे, बिहार के पर्यटन स्थलों के बारे में जान पाएंगे। बिहार को जानने का तो बिहारियों के पास, आप लोगों के पास मौका है कि उनका अच्छा स्वागत करिएगा। कहीं भी कोई विदेशी दिखे तो उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए ताकि वो एक याद लेकर के जाए और फिर बिहार दोबारा कभी घूमने का मौका मिले तो वो जरूर बिहार घूम करके आए। ठीक है, चलिए, तो अभी तक यदि हम लोग देखें तो इस प्रतियोगिता ये जो 2 साल पे आयोजित की जाती है, इसमें चूंकि साउथ कोरिया बहुत मजबूत हॉकी टीम है, पिछले दिनों उभरी है, तो साउथ कोरिया अभी तक 3 बार इस चैंपियनशिप को जीत चुकी है। इंडिया ने 2 बार जीता है और जापान ने इस प्रतियोगिता को 2 बार जीता है। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन काफी होगी आप लोगों के लिए। उसके बाद जाकर के एक मुद्दा, 2016 में ही बिहार में शराबबंदी लागू हो गई थी, लेकिन बावजूद उसके अभी भी क्या है कि बिहार में शराब से, खास करके जो शराब के अवैध व्यापार है, खरीद बिक्री और सेवन, उस पे पूरी तरह से रोक नहीं लग पाई है। मैं इसलिए पब्लिक डोमेन में कह रहा हूं कि पूरी तरह से रोक नहीं लग रही, क्योंकि बीच बीच में हर दिन आपको कहीं ना कहीं शराब के पकड़े जाने का, शराब पीते हुए पकड़े जाने का, बेचते हुए पकड़े जाने का, या शराब से मृत्यु के, जहरीले शराब से मृत्यु के बहुत सारे न्यूज मिलते रहते हैं, बीमार होने के न्यूज मिलते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि बिहार में 8 साल हो चुका है शराबबंदी के, लेकिन पूरी तरह से शराबबंदी अभी तक सफल नहीं हो पाई है। इसी क्रम में लगातार बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई है। और अक्टूबर में अगर आप लोग देखेंगे तो अक्टूबर में शराब के सेवन से बिहार में 20 लोगों की मृत्यु हो गई थी, और जबकि 2016 से आपको पता होगा कि शराबबंदी लागू है। और ये जो बड़ी घटना हुई है, ये बड़ी घटना जो है वो बिहार के कई अलग अलग क्षेत्रों में हुई है, जिसमें छपरा जिला भी शामिल है और कई सारे जिले शामिल है, जहां पे शराबबंदी होने के बावजूद बड़ी मात्रा में शराब के सेवन से लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये एक बार फिर से शराबबंदी बिहार में चर्चा में आ चुका है। यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, दरअसल ये जो शराब है बिहार में इलीगल जब से हो गया है तो उसके बाद जाकर के फिर क्या है कि लोग चोरी छुपे देसी टाइप के नकली शराब बना रहे हैं, जो आमतौर पर गुड़ और चावल को सड़ा करके बनाया जाता है। उसके किण्वन प्रक्रिया होती है, कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता है, महुआ का भी इस्तेमाल किया जाता है।
आप लोग को पता होगा। लेकिन ये सब नुकसान नहीं करता है, नुकसान ये करता है कि जब उसमें अल्कोहल के लिए, अल्कोहलिक बनाने के लिए मेथेनॉल डाला जाता है। दरअसल मेथेनॉल जो है वो एक बहुत खतरनाक रसायन होता है, और मेथेनॉल की थोड़ी सी भी अधिक मात्रा व्यक्ति को आंखों की रोशनी ले सकता है, व्यक्ति का लीवर डैमेज कर सकता है, व्यक्ति के नर्वस सिस्टम को खराब कर सकता है। और यही मेथेनॉल की, चूंकि क्या होता है कि जो ऑलरेडी जो शराब की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उसमें उसकी हर चीज की एक क्वांटिटी होती है, एक एक मिलीग्राम तक की क्वांटिटी को उसमें कि कौन कितनी मात्रा में मिलाया जाए। जबकि देसी वाले मात्रा में मामले में ऐसा नहीं होता है। कभी मेथेनॉल 2 चम्मच ज्यादा पड़ गया और वही 2 चम्मच जो है, कई बार भूल गए कि मेथेनॉल डाले थे कि नहीं डाले थे, फिर से दोबारा डाल दिया, जैसे खाने में नमक डाला जाता है। और उसका परिणाम ये होता है कि बड़ी मात्रा में लोगों की मृत्यु होती है, यानी शराब जहरीला हो जाता है। यानी मेथेनॉल एक लिमिट से ज्यादा अगर यूज किया जाता है तो वो जहर का काम करता है। और इसी मेथेनॉल के के कारण, जहरीला होने की वजह से बिहार में ऐसी अक्सर घटनाएं हुई है। और अक्टूबर में तो ऐसी 20 लोगों की मृत्यु तो एक ही स्थान पे हो गई थी। ठीक है, तो मेथेनॉल क्या होता है? एक अल्कोहल है, और अल्कोहल के लिए ही मेथेनॉल का यूज किया जाता है। और आप लोगों को पता होगा, अगर इसका परमाणु समूह देखेंगे तो ये हाइड्रोक्सिल समूह OH से आबंधित होता है। और यदि हम लोग इसका रासायनिक फॉर्मूला देखेंगे तो इसका रासायनिक जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3OH के रूप में इसको जाना जाता है। और ये इतना ज्यादा नुकसानदायक है कि आपने देखे होंगे कि बड़ी मात्रा में लोगों की मृत्यु होती है थोड़ा सा भी इधर उधर होने की स्थिति में। चचा जी का एक सपना था, माननीय नीतीश कुमार जी का, चचा तो मैं प्यार से कहता हूं उनको, ठीक है, तो बुजुर्ग हैं, तो उनका एक सपना था कि बिहार के लोग जो है वो शराब नहीं पी करके जूस पिए, सत्तू घोर करके पिए, ठीक है, दूध पिए, दही खाए, छाछ यानी मट्ठा का उपयोग करे, लेकिन शराब ना पिए। ठीक है, और इस उम्मीद के साथ, और खास करके इसके आर्थिक और सामाजिक दोनों पहलू थे। महिलाओं के प्रति हिंसा में, महिला और बच्चों के प्रति हिंसा में कमी आना, उद्देश्य बहुत अच्छा था। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, कई लोग आलोचना भी करते हैं, लेकिन उद्देश्य बहुत अच्छा था। लेकिन उनका उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब सभी लोग इसका सहयोग करें। हम तमाम बिहारी लोग अगर सहयोग करेंगे तब जाकर के सक्सेस हो सकता है। सिर्फ मुख्यमंत्री या प्रशासन के बस की बात नहीं। लोग शराब, हर हाल में शराब पीना ही चाहेंगे तो उनका कुछ नहीं हो सकता है। बार बार हर चीज पे हम राज्य सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं। यदि कोई शराब पीता है तो उस व्यक्ति पे 24 घंटे पुलिस उसके पीछे नहीं लगाई जा सकती है। खैर, तो 2016 में बिहार सरकार के द्वारा बिहार निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम लाया गया था। यानी इसको नाम दिया गया था क्या, तो इसको अगर देखेंगे तो इसको नाम दिया गया था बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016। और इसी के तहत शराब पीने वाला यानी सेवन करने वाला, कंज्यूम करने वाला, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला और स्टोरेज करने वाले के खिलाफ पूर्ण को प्रतिबंधित किया गया। और इस तरह के किसी भी एक्टिविटी में कोई व्यक्ति शामिल पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। आपको पता होगा कि 3 लाख से भी ज्यादा लोगों पर इस प्रकार की कार्रवाई बिहार में हो चुकी है। बावजूद उसके बिहार में शराबबंदी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और भारी जुर्माना और कारावास के बावजूद भी बिहार में पूरी तरह से बिहार शराब मुक्त नहीं हो पाया अभी तक। विडंबना है, उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में बिहार शराब मुक्त हो पाएगी। चलिए आगे बढ़ते। हालांकि एक लेटेस्ट सर्वे जब हुआ था तो उसमें ये बातें सामने आई थी कि बड़ी मात्रा में लोगों ने शराब छोड़े भी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। राज्य सरकार ने भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया है। राज्य सरकार ने तो एक बड़ा रेवेन्यू का सोर्स जो है वो खो दिया है। बावजूद राज्य सरकार, इतना परेशानी के बावजूद राज्य सरकार चाहती है कि बिहार में शराब, चूंकि बिहार एक गरीब राज्य है और यहाँ पे मजदूरी करने वाले भी यदि पीने लग जाएंगे तो बिहार की स्थिति और खराब हो जाएगी। परिवार की स्थिति, घर की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, बहुत सारे खर्चे बढ़ जाएंगे और समस्याएं बढ़ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते। तो 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। न्यूज नंबर 3, यही 3 न्यूज ही है इस बार अक्टूबर में इंपॉर्टेंट। ठीक है, बनाने को तो बहुत सारे न्यूज है लेकिन वो सब न्यूज जरूरी नहीं होता है। ठीक है, बेकार बेकार वाले सब ऐसे न्यूज सब जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो अक्टूबर में देखिए अगला न्यूज कौन सा है, मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग। ठीक है, ये मांग मैथिल लोगों के द्वारा की गई है। हालांकि ये फोटोग्राफ्स का रिलेशन उससे नहीं है, ये फोटोग्राफ तो पंजीकार बैठे हुए हैं यहाँ पे और वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, सिद्धांत लिखा रहे हैं शादी का, सौराठ के मेले का ये दृश्य है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि मैथिली को भी शास्त्रीय भाषा, पिछले दिनों आपको पता होगा कि अक्टूबर में कई
कई भाषाओं को सरकार ने शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है, और इसी के तहत चूंकि मैथिल जो भाषा है उसकी अपनी मिथिलाक्षर लिपि भी है और बड़ी मात्रा में उसके साहित्य है। यहाँ तक कि कई यूनिवर्सिटी में मैथिली जो साहित्य होता है उससे बीए एमए भी होती है, लोग पीएचडी भी करते हैं इनके टॉपिक्स पे। उसके अलावा सिविल सर्विसेज में यूपीएससी में भी ऑप्शनल के रूप में रखा जाता है, और बीपीएससी में भी ऑप्शनल अभी हटा नहीं है, तो ऑप्शनल के रूप में, हालांकि उसमें ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरह से मैथिली सिविल, बिहार सिविल सर्विसेज, यूपीएससी के अलावा हायर एकेडमिक लेवल पे एमए से लेकर के पीएचडी तक लोग मैथिली साहित्य में करते हैं। तो काफी समृद्ध भाषा है और काफी पुराना भी भाषा है। तो रिसेंटली जब केंद्र सरकार के द्वारा कई भाषाओं को, कुछ भाषाओं को दिया गया है, तो इसी के तहत क्या है कि जब अक्टूबर में सरकार के द्वारा भी हाल ही में मराठी भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया, बंगाली भाषा को दिया गया, पाली भाषा जो बिहार के ही कुछ क्षेत्रों में बौद्ध साहित्य की रचना की गई है, प्राकृत भाषा आपको पता होगा, और असमिया प्राकृत जो कि ऑलरेडी इसमें पुराने समय में कई सारे अभिलेख मिलते हैं इसमें, और उसके बाद असमिया यानी मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया भाषाओं को, यानी इन 5 भाषाओं को जब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो जो मैथिल लोग हैं, ठीक है, जो पहले से ही मिथिला को अलग एक राज्य की मांग करते रहे हैं और उनको हमेशा से लगता है कि उनको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, उनको इग्नोर किया गया, चाहे वो सेंटर हो, स्टेट हो। मैथिल लोगों की अपनी एक अलग देखिए, बिहारी होने के बावजूद उनकी एक अलग आइडेंटिटी है, उनकी कल्चर, भाषा, रहन सहन, खान पान, वस्त्र से लेकर के विचार, विद्वता, सब में मैथिल एक विशेष पहचान बनाती है। सिर्फ भारत ही नहीं या बिहार ही नहीं, पूरी दुनिया में। बावजूद मिथिला के कई सारे क्षेत्रों की उपेक्षा की गई है, और इसी क्रम में यदि अभी हाल ही में आपने देखा कि जब 5 भाषाओं को दिया गया है शास्त्रीय भाषा का दर्जा, तो मिथिलांचल के लोगों के द्वारा मैथिली भाषा को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग की गई है। कहीं ना कहीं ये मांग उचित है, और आने वाले समय में हो सकता है सरकार इस पे विचार करे। ठीक उसी तरह, क्योंकि मैथिली ऑलरेडी भाषा, आपको पता होगा कि साहित्य अकादमी के द्वारा इसमें पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं, रचना पे पुरस्कार दिया जाता है। भारत की 8वीं सूची में भी मैथिली को वाजपेयी जी की सरकार के समय शामिल किया गया था। तो यही कारण है कि मैथिली ऑलरेडी इतनी समृद्ध भाषा है कि इसीलिए इसकी डिमांड की जा रही है। अब देखिए आगे, तो आगे यदि हम लोग देखेंगे तो इससे पहले, सबसे पहले शुरुआत हुई थी 2004 में। 2004 में तमिल को दिया गया था। तमिल काफी पुराना भाषा है, जितनी पुरानी संस्कृत है उतनी ही पुरानी तमिल है। तमिल में संगम काल में, यानी ईसा पूर्व वाला जो संगम काल है, उस समय भी वहां पे तमिल में संगम काल में कवियों के सम्मेलन होते थे, और उस दौरान जो है वो ग्रंथ लिखे जाते थे। यानी ईसा पूर्व आज से 2200, 2300, 2400 साल पहले भी तमिल भाषा में ग्रंथ लिखे जाते थे, और कवि सम्मेलन वगैरह सब हुआ करते थे। ठीक है, तो तमिल को 2004 में मिला था इसका दर्जा, और उसके बाद जाकर के धीरे धीरे करके फिर संस्कृत को दिया गया, तेलुगु को दिया गया, कन्नड़ को, मलयालम और ओडिया भाषा को दिया गया। यानी कि यदि मैं क्रम यहाँ पे देखूं तो इस क्रम में आप यहाँ पे देखेंगे तो अब कितना हो गया टोटल, तो देख लीजिए। तो पहले, इससे पहले 1 2 3 4 5 6 दिए गए थे, और अब जाकर के जो 5 लैंग्वेजेस को दिया गया है, तो टोटल 11 ऐसे भाषा हो गए हैं। तो एक फैक्ट आपका यहां से भी बनेगा। एक बनेगा कि 2024 में किन किन भाषाओं को दिया गया, तो मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया को दिया गया। कुल कितने भाषाओं को दिया जा चुका है, तो कुल 11 भाषाओं को दिया जा चुका है। 1 2 3 4 5 को अभी दिया गया, इससे पहले 6 को। सबसे पहले किसको मिला था, तो तमिल को मिला था। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। शास्त्रीय भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, ऐसे करके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, तो ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है। रिसेंटली 5 लैंग्वेजेस आर डिक्लेयर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज। हाल ही में 5 भाषाओं को दिया गया है, घोषित किया गया। इस तरह के आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट देकर के बनाए जा सकते हैं। अब मैथिली को लेकर के यदि हम लोग बात करें, तो मैथिली अगर आपने सुना है तो कवि विद्यापति जो महान कवि है, मैथिली भाषा के सबसे बड़े, मैथिली ही भाषा नहीं, भारत के सबसे बड़े कवियों में से एक कवि विद्यापति की बात करें तो उनकी यहाँ पे ये देख लीजिए, उनकी जो प्रतिमा है, उस ये फोटोग्राफ है उन्हीं का।
तो मैथिली बात करें तो मैथिली भी इंडो आर्यन समूह से ही निकला। आपको बता दूं कि इंडो आर्यन समूह जिसकी मूल भाषा संस्कृत है, उसी संस्कृत से ही बहुत सारी उत्तर भारत की भाषाएं निकली है। ठीक है, इंडो आर्यन समूह की भाषा से ही बंगाली निकली है, उसी से गुजराती निकली है, उसी से मराठी निकली है। उत्तर भारत की जितनी भी भाषाएं, हालांकि मराठी भी है, सुन लीजिए, उत्तर भारत नहीं होकर के उसको दक्षिण भारत लोग कहते हैं, लेकिन मराठी से लेकर के, गुजराती से लेकर के, मैथिली से लेकर के ये बंगाली भाषा, ये सभी के सभी इंडो आर्यन समूह की भाषाएं हैं, जो मूलतः आर्यों की भाषा मानी जाती है, संस्कृत और उसके उपभाषा के रूप में, क्योंकि कई सारे शब्द इनके अभी भी मिलते जुलते हैं। ठीक है, उसी से विकसित हुआ है। तो मैथिली भी उसी से डेवलप हुआ है, और बाद में उसी संस्कृत का जो अपभ्रंश है, ठीक है, अपभ्रंश आप लोग पढ़ते होंगे, साहित्य अगर आप लोगों ने पढ़े हैं तो अपभ्रंश का मतलब होता है कि कोई भी जब मूल शब्दावली होती है, उस शब्दावली के शब्द को कोई क्षेत्र के लोगों के द्वारा जब शुरू में उच्चारण किया जाता है, थोड़ा सा उसके स्पेलिंग को अलग करके, उसके प्रोनाउंसिएशन को अलग करके, तो उसको अपभ्रंश कहा जाता है। और धीरे धीरे उस भाषा का जब विकास होता है तो उस अपभ्रंश में उन शब्दों को सब शामिल कर लिया जाता है सही रूप में। जैसे भारत के किसी भाग में मान के चलिए स्कूल कहा जाता है और किसी भाग में उसको सकूल कहा जाता है, तो बाद में वो स्कूल का ही अपभ्रंश है सकूल, और बाद में उसको बड़े लेवल पर जब मास लेवल पे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसी को कहा जाता है कि अच्छा ये उस शब्द का अपभ्रंश है, वो अशुद्ध नहीं है, अपभ्रंश है, और उस रूप में उस क्षेत्र में वो शब्द लोकप्रिय हो जाता है। ठीक है, क्योंकि स्थानीय टोन जो होती है, उच्चारण, उसकी वजह से बदल जाता है और धीरे धीरे उस भाषा, उस शब्द को लोग स्वीकार कर लेते हैं उस क्षेत्र के लोग, और उसको गलत नहीं माना जाता है, उसको टेक्निकली मिस्टेक नहीं मान करके उसको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसी को अपभ्रंश कहा जाता है। तो संस्कृत के ही अपभ्रंश भाषा के रूप में मैथिली भी डेवलप हुई थी। और अगर हम लोग देखें तो इसके मैथिली मूल रूप से यदि हम लोग देखेंगे तो जो क्लासिकल मैथिली है, हालांकि क्लासिकल मैथिली, मैं खुद भी मैथिल क्षेत्र से हूँ, तो मैं भी क्लासिकल मैथिली बोलने में मुझे भी समस्याएं होती है। प्योर मैथिली जो है वो साहित्यिक किताबों में ही मिलेगी। आम बोलचाल की भाषा में यदि हम लोग देखें तो सबसे शुद्ध मैथिली जो है वो मधुबनी के लोग ही बोलते हैं, आमतौर पर स्वीकार करते हैं। अब कोई दरभंगा वाले देख रहे हैं तो इस पे कोई विवाद मत कीजिएगा, दरभंगा वाले भी मैथिल ही है, लेकिन मधुबनी को एक सेंटर माना जाता है मैथिली भाषा का। और मैथिली भाषा, हालांकि क्लासिकल मैथिली मधुबनी में भी नहीं बोला जाता है, लेकिन जब बिहार में आप जाएंगे तो बिहार में जब इस मधुबनी से पश्चिम की तरफ अगर आप जाएंगे या पूरब की तरफ, उत्तर दक्षिण की तरफ जब जाते हैं तो उसमें बदलाव आता जाता है। जैसे सीतामढ़ी के तरफ जाएंगे, मुजफ्फरपुर के तरफ जाएंगे, वैशाली के तरफ जाएंगे तो वहां पे आपको वज्जिका का प्रभाव दिखेगा, और उसके बाद अगर आप खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहां पे आपको अंगिका दिखेगा। अंगिका और वज्जिका दोनों को ही मैथिली का ही एक उपभाषा माना जाता है। दोनों के उच्चारण से लेकर के बोल चाल में अंतर है। ये दोनों बोलियां हैं, जबकि मैथिली एक भाषा है जिसका अपना अक्षर भी है और जिसको तिरहुता या फिर मिथिलाक्षर कहा जाता है, जो यदि आप देखेंगे तो देवनागरी से मिलता जुलता है, लेकिन प्योर देवनागरी नहीं है। इसका क ख ग घ देख लीजिए आप किस तरह का है। तो ये मिथिलाक्षर, जिसको तिरहुता लिपि या मिथिलाक्षर लिपि भी कहा जाता है। हालांकि मिथिलाक्षर में आज के जमाने में रचनाएं नहीं होती है। मैथिली की जितनी भी रचनाएं होती है आज के डेट में, जितनी भी सब के सब देवनागरी लिपि में ही होती है। चाहे पठन पाठन के लिए यूनिवर्सिटी में मैथिली से अगर आप एमए भी कर रहे हो, लेकिन जब आप मैथिली में रिसर्च करते हैं या हायर एजुकेशन में जाते हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि मिथिलाक्षर का भी आपको ज्ञान हो, थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। मिथिलाक्षर के कम से कम उनके अक्षर की पहचान आपको होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो मैथिली अपने आप में एक समृद्ध भाषा है। विद्यापति के द्वारा बहुत सारी रचनाएं की गई थी, और इसीलिए क्या है कि इसीलिए मैथिली भाषा को लेकर के यदि हम लोग देखें तो डिमांड की जा रही है। अब यहीं पे सवाल ये उठता है, ठीक है, अब यहीं पे सवाल ये उठता है कि संस्कृति मंत्रालय किसी भी भाषा को जब शास्त्रीय भाषा का दर्जा देती है तो उसके पीछे कौन कौन सी शर्तें होती है। हालांकि मैथिली को अगर भविष्य में दिया जाएगा तो इन शर्तों में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि जो शर्तें हैं आप देख लीजिए, जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ये है कि
प्रारंभिक जो इसका ग्रंथ है, जो इनिशियल जो ये है टेक्स्ट है, वो 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। अब 1500 वर्ष से 2000 वर्ष पुराना मैथिली क्या अन्य भाषाओं में भी बहुत कम ही है, आगे वाले भाषाओं में भी मुझे लगता है सब में नहीं है। ठीक है, मैथिली का जो सबसे पुराना साहित्य आपको मिलता है वो मिलता है 14वीं सदी में कीर्तिलता। कीर्तिलता जो है वो विद्यापति ने ठीक है, विद्यापति के द्वारा, कवि विद्यापति को आश्रय देने वाले कीर्ति सिंह के द्वारा कीर्ति सिंह के उसमें लिखी गई है, तारीफ में लिखी गई है। कीर्तिलता को माना जाता है कि सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा पुराना ग्रंथ माना जाता है। ये एक तरह से कीर्ति है अपने आश्रयदाता राजा के, कीर्ति सिंह नहीं था, सॉरी, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, तो अपने आश्रयदाता राजा के प्रशंसा में लिखी गई ये कविताएं है या महाकाव्य की तरह है, ये रचना है। और इस कीर्तिलता को सबसे पुराना माना जाता है। 14वीं सदी का मतलब है लगभग 700 साल पुराना। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, 2 रचनाएं विद्यापति की मिलती है, महाकाव्य के तरह लिखी गई है, हालांकि उन्होंने उसको महाकाव्य नहीं कहा है, जो कि लिखी गई है अवहट भाषा में। अवहट क्या है? तो अवहट वही मैथिली का वो संस्कृत से धीरे धीरे अपभ्रंश की तरफ बढ़ने वाला जो क्रम था उसको कहा जाता है, यानी मूल संस्कृत से हट करके। विद्यापति ने अपनी कई सारी रचनाएं संस्कृत में भी करी है, संस्कृत में भी उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे हैं, और कुछ जो है उन्होंने रचनाएं जो है वो अवहट में भी की है। तो ये दोनों जो है वो उन्होंने अवहट में की है, यानी संस्कृत का ही अपभ्रंश है अवहट, जो धीरे धीरे मैथिली भाषा के रूप में डेवलप हुआ। अब इसी में यदि हम लोग देखेंगे तो जो शर्तें हैं उसमें तो फिलहाल शर्तें पूरी नहीं कर रही है, तो फ्यूचर में यदि मैथिली को शामिल किया गया तो इन शर्तों में सुधार करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से जैसे सचिन तेंदुलकर को जो भारत रत्न दिया गया था तो शर्तों में सुधार किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साहित्य विरासत या उसका क्या होना चाहिए? मौलिक होना चाहिए और अन्य भाषाओं से उधार लिया नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि इसका साहित्य जो है वो पूरी तरह से मौलिक होना चाहिए और किसी भी भाषा से ये उधार में नहीं लिया गया हो। उसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो ये स्पष्ट अंतर हो, इसका जो क्लासिकल और मॉडर्न रूप है उसमें स्पष्ट रूप से अंतर होना चाहिए। प्योर उसका क्लासिकल तो वो मैथिली में है, बस ये वाली जो शर्तें हैं इसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके मैथिली को भी दिया जा सकता है जब अष्टम सूची में शामिल कर लिया गया है। तो ये मानदंड आप लोगों को पता चल गया कि कौन कौन से है कुल मिलाकर के। अब जाकर के देखिए आगे, तो ये सारे के सारे जो न्यूज़ थे ये अक्टूबर में 2024 में थे। बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं था जैसे मैंने कहा, लेकिन मैंने जो प्रॉमिस किया हुआ है कि मुझे पूरा कराना है बिहार करंट अफेयर्स, तो मैं आगे भी कराऊंगा। अब जैसे ही आने वाले समय में बिहार करंट अफेयर्स, यूपी करंट अफेयर्स के अलावा मंथली बेस पे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी विचार की जा रही है। हालांकि इस परीक्षा से पहले पॉसिबल होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरे बहुत सारे बैचेस हैं, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में रेगुलर में मंथली बेस पे इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, पीआईबी और इन जितने भी डाउन टू अर्थ ये जो जितने भी ऑथेंटिक सोर्सेस है उन पे बेस्ड मंथली इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स लाने जा रहा हूं। तो एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे एक हेडिंग दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है बीपीएससी एसे राइटिंग। तो रेगुलर जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं इस चैनल पे और जो इस चैनल के सब्सक्राइबर है उनके अलावा भी कोई अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि मुखर्जी नगर में फिलहाल दोनों भाषा में, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में, यानी बाइलिंगुअल कंप्लीट एसे राइटिंग, मतलब हाउ टू राइट एसे नहीं, ऐसे कैसे लिखे पे व्याख्यान नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे लिखे करके ऐसे मैं क्लास में लिखवा करके 30 से 35 ऐसे क्लास में लिखवा करके बीपीएससी वाले छात्रों को मैं निबंध तैयार करा रहा हूं दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें आप दार्शनिक निबंध यानी फिलोसॉफिकल एसे के अलावा कंटेम्पररी इशू यानी समसामयिक विषयों पे या समकालीन विषयों पे भी निबंध मैं लिखवा रहा हूं। और मेरे निबंध से डायरेक्ट आईएएस में भी क्वेश्चन आते हैं, और इस बार तो 3 आ गए थे, 2 ही लिखना था आईएएस में, और बीपीएससी में भी आते रहे। तो बीपीएससी में रेगुलर निबंध लेखन करा रहा हूं, एसे राइटिंग करा रहा हूं। तो इस पीटी के बाद यदि 13 दिसंबर को पीटी हो जाती है तो उसके बाद जाकर के उसके 2 से 3 दिन के ही अंदर जो है वो बीपीएससी मेंस के एसे राइटिंग का बैच लाया जाएगा। निबंध लेखन यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी ये, और ये जो प्रोग्राम होगा ये 80 घंटे प्लस का प्रोग्राम होगा, ठीक है, 80 आवर प्लस का प्रोग्राम होगा, जिसमें लगभग
35 प्लस निबंध क्लास में लिखाए जाएंगे और उसके अलावा लगभग 15 निबंध आपको खुद लिखने के लिए मॉडल निबंध दिया जाएगा, उनके फॉर्मेट बना करके। ये फॉर्मेट बना के दिए जाएंगे, ये कंप्लीट ऐसे क्लास में लिखाया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, शायरी कविता कहानी सबको इंक्लूड करते हुए कंप्लीट निबंध होगा, जिसे आप पढ़ के समझ करके आप इतने डेवलप हो जाएंगे कि आप क्लास के तीसरे दिन से ही निबंध लिखना शुरू कर देंगे बीपीएससी में। उसके अलावा इसमें मैंने जैसे कहा कि इसमें फिलोसॉफिकल इशू भी होंगे, कंटेम्परेरी यानी समकालीन मुद्दों पर आधारित निबंध भी होंगे, जैसे एआई पे आ जाता है, महिला सशक्तिकरण पे आया हुआ है, इस तरह के। और उसके अलावा जो मैथिली और भोजपुरी, देखिए सबसे जो ये होगा फोकस होगा वो होगा लगभग 17-18 के आसपास जो है मैथिली और भोजपुरी निबंध भी लिखाए जाएंगे, यानी जितना निबंध होगा उसमें से 50% तो लोकल वाला, चाहे वो मूस मोटई है, लोढ़ा हुई है, हालांकि रिपीट तो नहीं करेगा, लेकिन इसी से मिलते जुलते बिहार के जो भोजपुरी और मैथिली मुहावरे जिसके व्यापक अर्थ निकलते हैं और जिस पे 700-800 शब्दों में लिखा जा सकता है, आयोग ऐसे पूछ रहा है, तो ऐसे पे निबंध, ऐसे विषयों पे मैं निबंध पे लगातार रिसर्च कर रहा हूं जब से बीपीएससी ने अपने सिलेबस में शामिल किया, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है बच्चों का। अभी तक 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स मुझसे इस विषय को पढ़ चुके हैं, तो आप लोग भी जरूर जुड़िएगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको करना यह है, और ये सिर्फ 1.5 महीने का ड्यूरेशन में पूरी निबंध ऐसे लिखने की स्थिति में आ जाएंगे कि आप 70 से 80% बड़े आसानी से मार्क्स ला सकेंगे। तो आप लोग जरूर इस ऐसे राइटिंग कार्यक्रम से जुड़िएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाकर के जो चैनल का, हालांकि मैं लिंक भी दे रहा हूं, तो लिंक भी दे दूंगा, चैनल पे ही ऑलरेडी लिंक है उसका, तो रवि कुमार झा JH एजुकेशन करके प्ले स्टोर पे है। अगर आपको नहीं मिलता है डायरेक्ट, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, उसमें भी आपको ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर्ड कर लीजिए खुद को। जब भी आप कोर्स के लिए उसमें जाएंगे, कोर्सेस मिनिमम फी पे होगी। आमतौर पर जितने भी संस्थान है अभी जो पढ़ा रही, 2 ही 3 संस्थान पढ़ा रही है, लिखवा कोई नहीं रहा है डिटेल में, मुझे भी पता है। मैं इस बात को तो खैर दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी 30-35 निबंध आपको कोई नहीं लिखाएगा, चाहे वो पटना हो, दिल्ली में हो। 1-2 निबंध लिखा दे या निबंध के कुछ पॉइंट्स लिखा दे अलग बात है, वो आपको पूरी निबंध नहीं लिखाएंगे। मैं ही क्लास में पूरी निबंध लिखाता हूं, इस बात का मुझे गर्व है, और गर्व आप लोगों की वजह से है, मेरे उन छात्रों की वजह से है जो लगातार पिछले 2 बार से बीपीएससी मेंस दे रहे हैं और अच्छे मार्क्स भी ला रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले किसी अंक में, मिलेंगे और अन्य मुद्दों पे भी बात करेंगे। अब आप लोगों के एग्जाम के काफी नजदीक रह गए। आप लोगों के परीक्षा से पहले एक और मैं लाऊंगा बिहार करंट अफेयर्स का जो सेशन, वो होगा नवंबर 2024, जो दिसंबर के 1 या 2 दिसंबर तक आ जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद। आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को, उसके अलावा एक और बोलना मैं भूल गया था, आप सभी को छठी मैया की ढेर सारा आशीर्वाद दे। आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आदित्य देव आप लोगों की रक्षा करे, आप जीवन में उन्नति करे, आगे बढ़े। जय छठी मैया। और ठेकुआ खा करके फिर से लग जाइएगा आप लोग अपने अपने पढ़ाई में। धन्यवाद। जय भारत।